IQ का येस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आइस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास 11 इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इनके बारे में डिटेल में बताया गया है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, कहीं कोई डाउट होता है पूछेगा, और यहाँ से जुड़े हुए क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए इसको बहुत अच्छे से देखने और समझने की जरूरत है। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। क्लास 11 इकोनॉमिक्स का तीसरा चैप्टर है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, एक समीक्षा। 1991 की जब आर्थिक सुधार नीति लागू की गई थी, तो हमने उदारीकरण को अपनाया, निजीकरण को अपनाया और वैश्वीकरण को अपनाया, और हमारे देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे ऊपर की ओर रन करने लगी। तो 1991 का जो सुधार किया गया था, उसमें यही 3 सुधार किए गए थे, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हमें समझना होगा कि उदारीकरण क्या होता है, निजीकरण क्या होता है और वैश्वीकरण क्या होता है, और इसी के माध्यम से पूरी समीक्षा हम इस लेसन में करेंगे। इसको बहुत अच्छे से देखने और समझने की जरूरत है। तो लिखा है हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो 1991 में भारत में आरंभ में जो है की गई सुधार नीतियों की पृष्ठभूमि से परिचित होंगे। सुधार नीतियों को आरंभ किए जाने की प्रक्रिया को समझेंगे। वैश्वीकरण की प्रक्रिया और भारत के लिए इसके निहितार्थ से परिचित होंगे, और विभिन्न क्षेत्रों पर सुधार पर जो है प्रक्रिया के प्रभाव को हम यहाँ पर अच्छे से जानेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे जो देश के पूर्व राष्ट्रपति थे KR नारायणन ने क्या कहा था, आज के विश्व में आम सहमति है कि केवल आर्थिक विकास ही सब कुछ नहीं है, तथा सकल घरेलू उत्पाद ही आज समाज की प्रगति का एकमात्र अनिवार्य सूचक नहीं है। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं परिचय से, और यहीं से हम लोग जो है इसको पूछ समझेंगे और यहाँ पर जानेंगे। तो लिखा है, आपने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के ढांचे को अपनाया। तो हमने जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों की विशेषताएं साथ में मिलती हैं। तो लिखा है, इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के साथ साथ समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं भी एक साथ थी। इसमें कुछ विद्वानों का तर्क है कि इन वर्षों में इस व्यवस्था के नियमन और नियंत्रण के लिए इतने अधिक नियम और कानून बनाए गए कि उससे आर्थिक समृद्धि और विकास की समूची प्रक्रिया ही अवरुद्ध हो गई। ठीक है, तो इतने जो है नियम कानून बनाए गए कि इससे जो है लोग फंसते चले गए, और जो है उद्योग धंधे बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाए। अन्य विद्वानों का मत था कि भारत जो है, जिसने अपनी विकास यात्रा लगभग गतिहीनता के स्तर से कहीं आरंभ की, जो बचत में समृद्धि और विविधतापूर्ण औद्योगिक आधार है, तथा जो विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करता है, साथ ही कृषि उत्पादन की निरंतर वृद्धि द्वारा खाद्य जो है सुरक्षा सुनिश्चित हो चुकी है। वर्ष 1991 में भारत की विदेशी ऋणों के मामले में संकट का सामना करना पड़ा। तो हमारे देश में 1991 में जब आर्थिक सुधार किया गया, तो आर्थिक विदेशी ऋण बहुत ज़्यादा हो गया था। आर्थिक व्यवस्था पर अपने विदेशी ऋण के भुगतान करने की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि विदेशी जो है ऋण का भुगतान कर सकें। पेट्रोलियम आदि आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए सामान्य रूप से रखा गया विदेशी मुद्रा भंडार रिजर्व 15 दिनों के लिए जो है आवश्यक आयात का भुगतान करने योग्य भी नहीं बचा था। तो हमारे पास अब जो है विदेशी मुद्रा भंडार भी हमारा खत्म हो रहा था, मात्र 15 दिन का पैसा बचा था। इस संकट को आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि ने और भी गहन बना दिया। इन सभी कारणों ने से सरकार ने कुछ नई नीतियों को अपनाया, और इसने हमारी विकास रणनीतियों को की संपूर्ण दिशा को ही क्या किया, बदल डाला। तो हमने यहीं से किसको अपना लिया, उदारीकरण को। ठीक है, निजीकरण को अपनाया, और हमने पूरी अर्थव्यवस्था को पूरे विश्व से जोड़ दिया। लिखा है, इस अध्याय में हम उस आर्थिक संकट की पृष्ठभूमि, सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर उन नीतियों के प्रभाव पर हम यहाँ विचार करेंगे और समझेंगे कि कैसे क्या क्या हुआ है। पहले हम समझेंगे पृष्ठभूमि क्या है इसकी। तो लिखा है, इस वित्तीय संकट का वास्तविक उद्गम स्रोत 1980 के दशक में अर्थव्यवस्था में अकुशल प्रबंधन था। तो अकुशल प्रबंधन के कारण जो है हमारे देश में जो है वित्तीय संकट हमारे सामने उत्पन्न हो गया। सामान्य प्रशासन चलाने और अपनी विभिन्न नीतियों के क्रियान्वयन के लिए सरकार करों और सार्वजनिक उद्यम आदि के माध्यम से फंड जुटाती है। जब व्यय आय से अधिक हो जाता है, तो सरकार बैंकों, जन सामान और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से उधार लेने को
बाध्य हो जाती है। तो अगर हमारे यहाँ व्यय ज़्यादा होगा और आय हमें कम प्राप्त होगी अपने देश से अलग अलग स्रोतों से, तो हमें पैसा तो लेना पड़ेगा। तो हम बैंकों से पैसा ले सकते हैं, जन सामान्य से भी ले सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से पैसा लेना पड़ा। और जब हम पैसा लेंगे तो हमारा देश, हमारी अर्थव्यवस्था सब कर्ज में डूब जाएंगे। इस प्रकार वह अपने घाटे का वित्तीय प्रबंधन कर लेती है। कच्चे तेल आदि के आयात के लिए हमें डॉलरों में भुगतान करना होता है और ये डॉलर हम अपने उत्पादन के निर्यात द्वारा प्राप्त करते हैं। तो हमें पहले पैसे से डॉलर खरीदना पड़ता है, तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। इस अवधि में सरकार की विकास नीतियों की आवश्यकता रही, क्योंकि राजस्व कम होने पर भी बेरोजगारी, गरीबी और जनसंख्या विस्फोट के कारण सरकार को अपने राजस्व से अधिक खर्च करना पड़ता है। तो जितनी सरकार का राजस्व होता है उससे ज़्यादा सरकार को क्या करना पड़ता है, पैसा खर्च करना पड़ता है। कहाँ पे? तो राजस्व का कम स्रोत होने के बावजूद बेरोजगारी पर, गरीबी पर, जनसंख्या विस्फोट पर जो है पैसा ज़्यादा जाता है। यही नहीं, सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों पर होने वाले व्यय के कारण अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति भी नहीं हुई। जब सरकार को प्रतिरक्षा और सामाजिक क्षेत्रों, तो सरकार का व्यय क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। अपने संसाधनों का एक बड़ा अंश खर्च करना पड़ता है और यह स्पष्ट है कि उन क्षेत्रों से किसी शीघ्र प्रतिफल की संभावना नहीं थी। इसकी आवश्यकता थी कि सरकार अपने बचे हुए राजस्व का बहुत ही सोच विचार कर प्रयोग करती। बढ़ते हुए खर्चों की पूर्ति के लिए सार्वजनिक उद्यम से भी अधिक आय अर्जित नहीं हो पा रही थी। कई बार तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा अन्य देशों से उधार ली गई विदेशी मुद्रा को उपभोग कार्यों पर भी खर्च किया गया। तो विदेशी मुद्रा को लिया गया था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए, लेकिन उसको हमें अपने घरेलू काम में खर्च करना पड़ रहा था जहां उसे खर्च करने की जरूरत नहीं थी। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम जो है जितना पैसा हमारा लगना चाहिए देश के विकास पे, वो पैसा लग रहा है उपभोग पर। ठीक है, आगे लिखा है इस प्रकार अनावश्यक खर्च, तो अगर अनावश्यक खर्च होगा तो जाहिर सी बात है देश की अर्थव्यवस्था नीचे की ओर जाएगी ही। तो अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित करने का न तो कोई प्रयास किया गया और न ही निरंतर बढ़ते आयात के लिए वित्त जुटाने की दृष्टि से निर्यात संवर्धन पर भी पर्याप्त धन खर्च किया गया। तो ये सब स्थितियां पहले बनी, तब जाकर के हमारे यहाँ ये व्यवस्था लागू की गई। 1980 के दशक के अंत तक सरकार का व्यय उसके राजस्व से इतना अधिक हो गया कि ऋण के द्वारा व्यय धारण क्षमता से अधिक माना जाने लगा। तो 1980 के दशक में सरकार इतना ज़्यादा पैसा खर्च करने लगी जबकि उसको पैसा कम प्राप्त हो रहा था। ठीक है, अनेक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ने लगीं। आयात की वृद्धि इतनी तीव्र रही कि निर्यात की वृद्धि समृद्धि से कोई तालमेल ही नहीं रहा। तो 1980 के दशक में हम खूब आयात करते थे और निर्यात बहुत कम करते थे। तो आयात अगर ज़्यादा करेंगे तो हम जाहिर सी बात है उसके लिए अपना विदेशी मुद्रा हम क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि विदेशी मुद्रा के संरक्षित भंडार इतने जो है छीड़ हो गए थे कि देश की 2 सप्ताह की आयात आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते थे। अंतर्राष्ट्रीय उधारदाताओं की ब्याज चुकाने के लिए भारत सरकार के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं बची थी। तो जो हमने जिससे ऋण ले रखा था तो अब उसका ब्याज भी चुकाने पास हमारे पास पैसा ही नहीं बचा था। ठीक है, इतना ही नहीं, कोई भी देश या अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भी भारत में निवेश नहीं कर सकता था क्योंकि हमारे यहाँ कानून बहुत कठोर थे। तो कोई विदेशी हमारे यहाँ आकर के पैसा लगाना भी नहीं चाहता था। यही सब पृष्ठभूमि थी, तभी हमारे यहाँ इस समस्याओं को देखते हुए हमारे यहाँ जो है हमने उदारीकरण को अपनाया, निजीकरण को अपनाया। ठीक है, आगे लिखा है उस स्थिति में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD, जिसे सामान्यतः विश्व बैंक के नाम से भी जाना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का दरवाजा खटखटाया। तो हमने 2 लोगों से पैसा मांगा, एक विश्व बैंक से पैसा मांगा और एक जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मांगा, क्योंकि हमारे पास पैसे की कमी हो गई थी। और आपको यह भी याद रखना विश्व बैंक का फुल फॉर्म क्या है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। ठीक है, IBRD इसका फुल फॉर्म याद रखना। विश्व बैंक शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म ये है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, उसने जो है देश को $7 मिलियन का ऋण उस संकट का सामना करने के लिए मिला। तो हमें 7 मिलियन का ऋण मिला इस संकट के हमें क्या करना, सामना करने के लिए। किंतु उस ऋण को पाने के लिए इन संस्थाओं ने भारत सरकार पर कुछ शर्तें लगाई। जब ये लोग पैसा मांगने गए IMF से और विश्व बैंक से, तो उसने कुछ शर्तें लगा दिया। उसने कहा कि आपको पैसा तो हम देंगे लेकिन आपको कुछ चीज़ें माननी पड़ेगी। क्या मानना पड़ेगा? जैसे सरकार को उदारीकरण करेगी, तो सरकार अगर उदारीकरण नहीं करेगी तो जो है आपको याद रखना वो पैसा आपको नहीं मिलेगा। निजी क्षेत्र पर लगे प्रतिबंधों को हटाएगी, मतलब निजीकरण को बढ़ावा देगी, ये जो है उसने कहा।
और अनेक क्षेत्रों में सरकारी हस्तक्षेप कम करेगी। ठीक है, तो ये शर्त रखा किसने, विश्व बैंक और IMF ने भारत सरकार के सामने। तो भारत सरकार इस चीज़ को मान गई और अब आर्थिक नीति लाई, और जिसके माध्यम से हमें उदारीकरण, निजीकरण को अपनाना पड़ा। साथ ही यह भी अपेक्षा की गई कि भारत और अन्य देशों के बीच विदेशी व्यापार पर लगे प्रतिबंध भी हटाए जाएंगे। ठीक है, तो जो प्रतिबंध भारत पे लगे थे वो भी क्या किया जाएगा, हटा लिया जाएगा। आगे लिखा है, भारत ने विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ये शर्तें मान ली और नई आर्थिक नीति की घोषणा कर दी। इस नई आर्थिक नीति में व्यापक आर्थिक सुधारों को सम्मिलित किया गया। इन समस्त नीतियों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में अधिक प्रतिस्पर्धा, व्यावसायिक वातावरण की रचना करना था और फर्मों के व्यापार में निवेश करने और उनकी समृद्धि में आने वाली बाधाओं को दूर करना था। इन नीतियों को दो उप समूहों में विभाजित किया जा सकता है, अस्थायित्वकारी उपाय और संरचनात्मक उपाय। तो हमने दो तरह का उपाय अपनाया। कब? उदारीकरण के द्वारा। तो क्या अपनाया? एक उपाय था अस्थायित्वकारी उपाय, एक क्या था, संरचनात्मक उपाय। तो हमने अस्थायित्व उपाय में क्या अपनाया, जो अल्पकालीन होते थे, जिसका उद्देश्य भुगतान संतुलन में आ रही कुछ जो है कमियों को दूर करना और मुद्रास्फीति का नियंत्रण करना था। तो मुद्रास्फीति को कम करने के लिए और भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए हमने अस्थायित्वकारी उपाय को अपनाया। सरल शब्दों में इसका अर्थ पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखने और बढ़ती हुई कीमतों पर अंकुश रखने की आवश्यकता थी। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या किया, ये कुछ नई नीति अपनाई। दूसरा हमने क्या अपनाया, संरचनात्मक सुधार क्या किया हमने, वह दीर्घकालीन उपाय थे। हमने दीर्घकालीन उपाय में क्या क्या किया, जिसका उद्देश्य था अर्थव्यवस्था की कुशलता को सुधारना तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की जो है अनियमितताओं को दूर करना, मतलब समस्याओं को दूर करना, और भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा क्षमता को संवर्धित करना, कि हमारा देश भी प्रतिस्पर्धा अन्य देशों के साथ कर सके। इस दृष्टि से सरकार ने अनेक नीतियां आरंभ की। उनके 3 उपवर्ग थे, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ये 3 के माध्यम से हमने जो है पूरी अर्थव्यवस्था को हमने मजबूत कर दिया। ठीक है, तो 1991 में हमने सबसे पहले क्या अपनाया, उदारीकरण। हमने उदारीकरण का मतलब ये होता है कि हम अपने नियम कानून को बहुत ही सरल बना दिया। हम बहुत उदार हो गए और नियम कानून को इतना सरल बना दिया कि कोई भी हमारे यहाँ व्यापार करने के लिए आ सकता है। तो हमने जो रिजिडपन अपनाया था, जो हमने कठोर अपनाया था कानून को, उन सारे कानूनों को हमने क्या किया, अर्थव्यवस्था में समाप्त कर दिया। उसी को कहते हैं उदारीकरण। ठीक है, तो लिखा है, हमने प्रारंभ में चर्चा की है कि आर्थिक गतिविधियों के नियमन के लिए बनाए गए नियम कानूनों की समृद्धि और विकास के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा बन गए थे। तो जो कठोर नियम कानून बनाए गए थे, यही सबसे बड़ी बाधा थे। उदारीकरण इन्हीं प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की नीति थी। तो हमने क्या किया, इन सारे प्रतिबंधों को हटा दिया और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त कर दिया हमने। ठीक है, फिर क्या किया हमने, वैसे तो औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली, आयात निर्यात नीति, तकनीकी उन्नयन, राजकोषीय और विदेशी निवेश नीतियों में उदारीकरण 1980 के दशक में ही आरंभ हो गए थे, किंतु 1991 में आरंभ की गई सुधारवादी नीतियां कहीं अधिक व्यापक थीं। ठीक है, आइए हम कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किए गए सुधारों की समीक्षा करें। तो हमने कौन कौन से क्षेत्र में क्या क्या सुधार किया। पहला है आगे, ये क्षेत्र कौन है, औद्योगिक क्षेत्र में हमने सुधार किया, वित्तीय क्षेत्र में हमने सुधार किया, कर सुधार किया, करों में हमने सुधार किया, विदेशी विनिमय बाजार में हमने सुधार किया, व्यापार और निवेश क्षेत्र में सुधार किया, जिन पर 1991 से 1991 के बाद से विशेष ध्यान दिया गया। तो 1991 में और उसके बाद विशेष ध्यान दिया गया कि हमें इन सब चीज़ों में सुधार करने की जरूरत है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, औद्योगिक क्षेत्र का विनियमीकरण कर दिया हमने। इसका मतलब क्या होता है, भारत में विनियमन प्रणाली को अनेक प्रकार से लागू किया गया था। सबसे पहले औद्योगिक लाइसेंस की व्यवस्था थी। तो हमारे यहाँ पहले बिना लाइसेंस लिए आप कोई भी उद्योग स्थापित नहीं कर सकते थे। तो उस लाइसेंस व्यवस्था को क्या किया, समाप्त कर दिया गया। ये भी उदारीकरण का हिस्सा था, जिसमें उद्यमी को एक फर्म स्थापित करने, बंद करने या उत्पादन की मात्रा का निर्धारण करने के लिए किसी न किसी सरकारी अधिकारी की अनुमति प्राप्त करनी होती थी। जब तक हम सरकारी अधिकारी से अनुमति नहीं प्राप्त करेंगे, तब तक हम कोई उद्योग नहीं चालू कर सकते हैं। और अधिकारी हमसे क्या मांगते थे, रकम मांगते थे, भ्रष्टाचार करते थे। अनेक उद्योगों में तो निजी उद्यमियों का प्रवेश ही निषिद्ध था। ऐसे बहुत सारे उद्योग थे जहां निजी कंपनियां शामिल नहीं हो सकती हैं।
कुछ वस्तुओं का उत्पादन केवल लघु उद्योग ही कर सकते थे और सभी निजी उद्यमियों को कुछ औद्योगिक उत्पादों की कीमतों के निर्धारण तथा वितरण के बारे में भी अनेक नियंत्रणों का पालन करना पड़ता था। तो इतनी समस्याएं थीं, तो इन समस्याओं को क्या किया गया, हमने दूर कर दिया। तो लिखा है 1991 के बाद से आरंभ हुई सुधार नीतियों ने इसमें से अनेक प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया। तो इसमें हमने क्या किया, बहुत सारे प्रतिबंध समाप्त कर दिया, लेकिन कुछ चीज़ों पर प्रतिबंध बना रहा। तो 6 चीज़ें ऐसी थी जिस पर लाइसेंसिंग व्यवस्था थी, बाकी सब चीज़ों पर लाइसेंस व्यवस्था समाप्त कर दी गई। तो कौन कौन सी चीज़ थी जिस पर लाइसेंस व्यवस्था थी, जैसे अल्कोहल, सिगरेट, जोखिम भरे रसायन, औद्योगिक विस्फोटक, इलेक्ट्रॉनिकी, विमानन और औषधि जो है भेषज। इन 6 चीज़ों पर याद रखना क्या था, लाइसेंस लेना पड़ता था, बाकी सब चीज़ों पर लाइसेंस सरकार ने समाप्त कर दिया। लिखा है इन 6 उत्पादों श्रेणियों को छोड़ अन्य सभी उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया उदारीकरण के तहत। अब हम बिल्कुल अपनी नीति को क्या किया, हमने बिल्कुल उदार बना दिया। अब सार्वजनिक क्षेत्र के लिए जो है सुरक्षित उद्योगों में भी केवल परमाणु ऊर्जा उत्पादन और रेल परिवहन की कुछ मुख्य गतिविधियां ही बचे थे। लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित अधिकांश वस्तुएं भी अब अनारक्षित श्रेणी में आ गईं। अधिकांश उद्योगों में अब बाजार को कीमतों के निर्धारण की अनुमति मिल गई। अब जो है बाजार का निर्धारण कीमतों द्वारा कैसे किया जाएगा, तो इससे जो है क्या हुआ, देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार को बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। दूसरा हमने सुधार क्या किया, वित्तीय क्षेत्र में। तो वित्त के क्षेत्र में जो है व्यावसायिक और निवेश बैंक, स्टॉक एक्सचेंज तथा विदेशी मुद्रा बाजार जैसी वित्तीय संस्थाएं सम्मिलित हैं, ठीक है, जहां पे पैसों का लेन देन होता है। भारत में वित्तीय क्षेत्र का नियमन रिजर्व बैंक का दायित्व है। तो वित्तीय क्षेत्र का नियमन कौन करता है, रिजर्व बैंक करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न नियम और कसौटियों के माध्यम से ही बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं के कार्यों का नियमन होता है। रिजर्व बैंक ही तय करता है कि कोई बैंक अपने पास कितनी मुद्रा जमा करेगा, ठीक है, कर सकता है। यही ब्याज की दरों को नियमन करता है। विभिन्न क्षेत्रों को उधार देने की प्रकृति इत्यादि को भी यही तय करता है। वित्तीय क्षेत्र सुधार नीतियों का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि रिजर्व बैंक को इस क्षेत्र के नियंत्रण की भूमिका से हटाकर उसे उस क्षेत्र के एक सहायक भूमिका तक ही सीमित कर दिया गया। तो रिजर्व बैंक के कार्य को थोड़ा क्या किया गया, कम किया गया। इसका अर्थ है कि वित्तीय क्षेत्र रिजर्व बैंक से सलाह लिए बिना भी कई मामलों में अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र हो गए किया जाएगा। तो उदारीकरण ये भी किया गया कि वित्तीय जो क्षेत्र है कुछ जगह पे पैसा अपने मन से लगा सकते हैं, रिजर्व बैंक की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। लिखा है सुधार नीतियों ने ही वित्तीय क्षेत्र में भारतीय और विदेशी निजी बैंकों को भी जो है पदार्पण करने का अवसर दिया। तो अब हमारे देश में भारतीय बैंक और निजी विदेशी बैंक भी हमारे देश में आने लगे। बैंकों की पूंजी में निवेश भागीदारी की सीमा 74% कर दी गई। कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करने वाले बैंक अब रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना ही नई शाखाएं खोल सकते हैं और पुरानी शाखाओं के जाल को अधिक युक्तिसंगत बना सकते हैं। मतलब बैंक अब जो है आरबीआई से कुछ चीज़ों में अनुमति नहीं लेंगे। ये भी उदारीकरण का क्या था, हिस्सा था। आगे लिखा है यद्यपि बैंकों को अब देश विदेश से और अधिक संसाधन जुटाने की भी अनुमति है, पर खाता धारकों और देश के हितों की रक्षा के उद्देश्य से कुछ नियंत्रण शक्ति भी अभी भी रिजर्व बैंक के पास ही थी। विदेशी निवेश संस्थाओं तथा व्यापारी बैंक, म्यूचुअल फंड और पेंशन कोष आदि को भी अब भारतीय वित्तीय बाजारों में निवेश की अनुमति मिल गई। तो विदेशी जो है निवेश संस्था, व्यापारी बैंक, ये सब पैसा लगाने लगे कहाँ पर, बाजार में। कर सुधार किया गया। कर में क्या क्या सुधार हुआ, तो कर व्यवस्था में सुधार किया गया। इन सुधारों का संबंध सरकार की कराधान और सार्वजनिक व्यय नीतियों से है। तो कराधान का मतलब होता है जो कर सरकार टैक्स लगाती है उसको कहते हैं, ठीक है। इन्हें सामूहिक रूप से राजकोषीय नीतियां भी कहा जाता है। करों के 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर व्यक्तियों की आय और संपत्ति पर लगता है, ठीक है, और व्यावसायिक उद्यमों के लाभ पर लगते हैं। जबकि 1991 के बाद से व्यक्तिगत आय पर लगाए गए करों की दरों में नियंत्रण कमी की गई। इसके पीछे मुख्य धारणा यह थी कि उच्च कर दरों के कारण ही कर वंचन होता है, और अब यह व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया गया कि करों की दरें अधिक ऊंची नहीं हो सकती हैं, तो बचतों का बढ़ावा मिलता है, ठीक है। तो कर में जो है क्या की गई, कमी की गई, और लोग स्वेच्छा से अपनी आय का विवरण दे देते हैं। निगम कर की दर जो पहले बहुत अधिक थी धीरे धीरे कम कर दी गई। तो ये भी एक सुधार किया गया। जो कंपनियों पर कर लगता है उसे निगम कर कहते हैं, ठीक है।
अप्रत्यक्ष करों में भी सुधार के प्रयास किए जा रहे थे, जैसे वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए कर, ताकि सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक साझे राष्ट्रीय स्तर के बाजार की रचना की जा सके। 2016 में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एकीकृत और सरल बनाने के लिए भारतीय संसद द्वारा वस्तु और सेवा कर अधिनियम 2016 पारित किया गया। ठीक है, तो हमारे यहाँ जीएसटी कब लागू किया गया था? 2017 में लागू किया, 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया, लेकिन हमने जीएसटी को 2016 में पास कर दिया। तो जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। इसके द्वारा सरकार को अतिरिक्त आय प्राप्त होने लगी कि जो है कम वंचन होने का तथा एक राष्ट्र एक टैक्स एक बाजार का जो है निर्माण होने की आशा है। करदाताओं द्वारा नियम पालन को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया, साथ ही कर की दरों में भी पर्याप्त रूप से कमी की गई। ठीक है, आगे लिखा है विदेशी विनिमय सुधार किया गया। तो विदेशी क्षेत्रक में पहला सुधार विदेशी विनिमय बाजार में किया गया। 1991 में भुगतान संतुलन की समस्या के तत्कालीन निदान के लिए अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में रुपए का उन्मूलन कर दिया गया। तो रुपए का क्या किया गया? हमने उन्मूलन कर दिया। ठीक है, इससे देश में विदेशी मुद्रा के आगमन में वृद्धि हुई। तो जो हमने विदेशी आपका मुद्रा का विनिमय कर दिया, उन्मूलन किया, तो हमारे यहाँ खूब विदेशी मुद्रा आने लगी। इसके अंतर्गत विदेशी विनिमय बाजार में रुपए के मूल्य के निर्धारण का भी राज्य सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने की पहल की गई। अब तो प्रायः बाजार ही विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति के आधार पर जो है विनिमय दरों को निर्धारित कर रहा था। ठीक है, और क्या काम किया गया? व्यापार और निवेश नीति में सुधार किया गया उदारीकरण के तहत। तो हर क्षेत्र में सुधार किया गया। ठीक है, अर्थव्यवस्था में औद्योगिक उत्पादों और विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापार और निवेश व्यवस्थाओं का उदारीकरण प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय उद्योगों की कार्यकुशलता को सुधारना और उन्हें आधुनिक तकनीक को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना था। ठीक है, भारत आंतरिक उद्योगों के संरक्षण के लिए आयात के परिणाम को जो है सीमित करने की नीति अपना रहा था। इसके लिए आयात पर कड़े नियंत्रणों और उच्च जो है प्रशुल्कों का प्रयोग होता था। तो हमारे यहाँ पहले आयात कर बहुत ज़्यादा होता था, इससे हमारे यहाँ ज़्यादा कोई व्यापार करने नहीं आता था। हमने उसको क्या किया? कम कर दिया। ये नीतियाँ कुशलता और जो है अस्पर्धा क्षमता को कम करती थी। इससे देश में विनिर्माण उद्योगों की समृद्धि दर कम हुई। व्यापार नीतियों के सुधारों के लक्ष्य क्या थे? आयात तथा निर्यात पर परिणात्मक प्रतिबंधों की समाप्ति की जाए, प्रशुल्क दरों में कटौती और आयातों के लिए लाइसेंस प्रक्रिया को समाप्ति की जाए। हानिकारक और पर्यावरण संवेदी उद्योगों के उत्पादों को छोड़ अन्य सभी वस्तुओं से आयात लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। 2001 से कृषि पदार्थों और औद्योगिक उपभोक्ता पदार्थों के आयात भी मात्रात्मक प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया गया। भारतीय वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो है स्पर्धा शक्ति बढ़ाने के लिए निर्यात शुल्क से मुक्त कर दिया गया। तो हमारे यहाँ निर्यात व्यवस्था भी क्या कर दी गई? समाप्त कर दी गई। यहाँ हमारे यहाँ एक नवरत्न और सार्वजनिक उद्यम कंपनियां, जो हमारे यहाँ देश की सरकारी कंपनियां हैं, उन्हें हम 4 भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं। एक है आपका महारत्न, ये 2010 में शुरू किया गया। एक होता है नवरत्न कंपनियां, इसे जो है 1997 में शुरू किया गया। एक है आपका लघु रत्न जो है 1, एक है आपका लघु रत्न 2। तो इस तरह से कंपनियों को बांटा गया है। तो जिस कंपनी की जितनी हैसियत है उसी आधार पर उसको बांटा गया है। ठीक है, तो अलग अलग याद रखना। तो हमारे देश में इस समय जो है 13 जो है क्या है? तो महारत्न कंपनियां हैं। 14 नहीं 16 जो है नवरत्न कंपनियां हो गई हैं, और जो है आपका बाकी ये नवरत्न कंपनियां हो गई हैं, बाकी लघु रत्न कंपनियां, बाकी सब मिनी रत्न कंपनियां भारत में हैं। ठीक है, इसका विवरण हम आगे आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, अब आते हैं निजीकरण। निजीकरण क्या था? तो हमने उदारीकरण हमने क्या किया? बहुत सारी नीतियों को हमने सरल बना दिया, और हमने क्या किया उसमें जो है हमने क्या कहते हैं नई नई व्यवस्थाओं को लागू किया और लाइसेंसिंग व्यवस्था को समाप्त कर दिया। अब दूसरा चरण क्या था? निजीकरण। निजीकरण मतलब ये होता है कि हमने बहुत सारी कंपनियों को निजी क्षेत्र को दे दिया। तो निजी क्षेत्र हमारे यहाँ क्या करता है? पैसा खूब लगाता है और नई नई तकनीक के माध्यम से विकास करता है। तो हमने जो है दूसरा क्या तरीका अपनाया? निजीकरण को अपनाया। इसका तात्पर्य है कि किस सार्वजनिक उपक्रम के स्वामित्व या प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग। सरकारी कंपनियां निजी क्षेत्र की कंपनियों में 2 प्रकार से परिवर्तित हो रही थी। सरकार का सार्वजनिक
कंपनी के स्वामित्व और प्रबंधन से बाहर होना। तो सरकार क्या करती थी, जो सरकारी कंपनियां हैं उससे अपना जो है ध्यान हटा लेती थी और उसको प्राइवेट सेक्टर को बेच देती थी। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को सीधे बेच दिया जाना। किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा जन सामान्य को इक्विटी की बिक्री के माध्यम से निजीकरण को विनिवेश कहा गया। तो याद रखना, इसका विनिवेश का मतलब यह होता है कि सरकारी कंपनी को कुछ बेच दिया जाए प्राइवेट सेक्टर को, वहां से जो पैसा मिल जाए उसे क्या कहते हैं, विनिवेश कहते हैं। ये भी याद रखना। सरकार के अनुसार इस प्रकार की बिक्री का मुख्य उद्देश्य वित्तीय अनुशासन बढ़ाना और आधुनिकीकरण में सहायता देना था। यह भी अपेक्षा की गई थी कि निजी पूंजी और प्रबंधन क्षमताओं का उपयोग इन सार्वजनिक उद्यमों के निष्पादन को सुधारने में जो है प्रभावी उत्पादक सिद्ध होगा। ठीक है। सरकार को यह भी आशा थी कि निजीकरण से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्प्रवाह को भी बढ़ावा मिलेगा। तो हमारे देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बहुत सारा हुआ और बहुत सारी कंपनियां हमारे देश में आ करके और बिजनेस करना शुरू किया। सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों को प्रबंधकीय जो है निर्णयों में स्वायत्तता प्रदान कर उसकी कार्यकुशलता को सुधारने का प्रयास किया। सरकार ने क्या किया, सरकारी कंपनियों को बेच दिया, किसको, प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। अब सारा प्रबंधन और सारा निर्णय कौन लेगा, प्राइवेट कंपनियां लेंगी, प्राइवेट निजीकरण लेगा, ना कि सरकार लेगी। ठीक है। और सरकार को उससे पैसा मिलने लगा। उदाहरण के लिए कुछ सार्वजनिक उपक्रमों को महारत्न, नवरत्न और कुछ को लघु रत्न का विशेष दर्जा भी दिया गया। ठीक है। यहाँ देख सकते हैं कि बड़े शहरों में रोजगार का एक नया अवसर हो गया आजकल आईटी सेक्टर। ठीक है। उसी चीज को दिखा रहा है इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है। अब आते हैं वैश्वीकरण क्या होता है। तो हमने पूरी अर्थव्यवस्था को पूरे विश्व से जो जोड़ दिया, आयात निर्यात को बढ़ावा दे दिया, इसको पूरे विश्व के नेटवर्क से हम जुड़ गए, तो इसे क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। तो लिखा है, यदि वैश्वीकरण किसी अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण के रूप में जाना जाता है जो एक जटिल परिघटना है। तो हम जब अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ देते हैं तो उसे हम कहते हैं वैश्वीकरण। यह उन सभी नीतियों का परिणाम है जिसका उद्देश्य है विश्व को परस्पर निर्भर और अधिक एकीकृत करना। इसके अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक सीमाओं के अतिक्रमण की गतिविधियों और नेटवर्क का सृजन होता है। वैश्वीकरण ऐसे संपर्क सूत्रों की रचना का प्रयास है जिससे मीलों दूर हो रही घटनाओं के प्रभाव भारत के घटनाक्रम पे स्पष्ट दिखाई देते हैं। अगर हम अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व से जोड़ देते हैं, अगर कोई घटना अमेरिका में होती है तो उसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा, भारत में पड़ेगा। यह समग्र विश्व को एक बनाने और सीमा मुक्त विश्व की रचना करने का एक प्रयास था। आगे लिखा है, बाह्य जो है प्रारंभ क्या होता है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया का एक विशिष्ट परिणाम है। इसमें कंपनियां किसी बाहरी स्रोत संस्था से नियमित सेवाएं प्राप्त करती हैं जिन्हें पहले देश के भीतर ही प्रदान किया जाता था, ऐसा जैसा कि कानूनी सलाह, कंप्यूटर सेवा, विज्ञापन सुरक्षा आदि। संचार के माध्यमों से आई क्रांति, विशेषकर सूचना तकनीकी के प्रसार ने अब इन सेवाओं को ही एक विशिष्ट आर्थिक गतिविधियों का स्वरूप प्रदान कर दिया। इसी कारण विदेशों से इन सेवाओं को प्राप्त करने जो है कि प्रवृत्ति बहुत सशक्त हो गई। तो हम विदेशों से सेवाओं को जो प्राप्त करने लगे, इसी चीज को हम और आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। अब तो ध्वनि आधारित व्यावसायिक प्रक्रिया, प्रतिपादन, अभिलेखांकन, लेखांकन, बैंक सेवाएं, संगीत की रिकॉर्डिंग, फिल्म संपादन, पुस्तक शब्दांकन, चिकित्सा संबंधी परामर्श, यहाँ तक कि शिक्षण कार्य भी बाह्य स्रोतों से सुपुर्द कर दिया गया। अनेक विकसित देशों की कंपनियां भारत की छोटी छोटी संस्थाओं में ऐसे सेवाएं प्राप्त कर रही हैं। ठीक है। तो इसे प्राप्त करा रही हैं सेवाएं। तो इसे याद रखना, इस सब चीज़ों में भी पैसा बहुत सारा भारत सरकार ने लगाया और ये सब इस विश्व को जोड़ने का एक माध्यम बन गया। आधुनिक संचार साधनों के माध्यमों जैसे इंटरनेट आदि ने इन सेवाओं से जुड़ी संरचनाओं, ध्वनियों और दृश्यों को जानकारी को तुरंत 0 से 9 तक की संख्याओं में परिवर्तित कर देश ही नहीं बल्कि महाद्वीपों के बाहर तक प्रसारित कर दिया। तो हमने इंटरनेट के माध्यम से पूरी अर्थव्यवस्था को क्या किया, जोड़ दिया और पूरे दुनिया से हम जो है अपने आप पूरे महाद्वीपों को अपने आप से जोड़ दिया, हमने प्रसारित कर दिया। अब तो अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ साथ अनेक छोटी बड़ी कंपनियां भारत से ये सेवाएं प्राप्त करने लगी, क्योंकि भारत में इस तरह के कार्य बहुत कम लागत में और उचित रूप से निष्पादित हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ जो ये संचार व्यवस्था की कंपनियां हैं वो ज़्यादा काम करती हैं क्योंकि हमारे यहाँ सस्ता भी है। भारत निम्न मजदूरी दरें और कुशल श्रम शक्ति की उपलब्धता से सुधारों उपरांत ने इसे विश्व स्तरीय बाहर जो है प्रारूप का एक गंतव्य बना दिया।
अब आगे बात करेंगे विश्व व्यापार संगठन, इसने क्या किया। व्यापार और सीमा शुल्क संधि गैट के परवर्ती विश्व जो है व्यापार संगठन, तो पहले विश्व व्यापार संगठन का नाम क्या था, गैट था। 1995 में 1 जनवरी को इसका नाम क्या हो गया, WTO हो गया। ये WTO क्या करता है, दुनिया के व्यापार को नियंत्रित करता है और उसको देखता भी है। उस महासंधि की रचना विश्व व्यापार प्रशासक के रूप में 23 देशों से मिलकर 1948 में की थी। इसका उद्देश्य सभी देशों को विश्व व्यापार में समान अवसर उपलब्ध कराना है। तो विश्व बैंक क्या करता है, सभी देशों को, जो विश्व व्यापार संगठन क्या करता है, सभी देशों को जो है व्यापार का अवसर देता है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। आगे लिखा है विश्व व्यापार संगठन का ध्येय ऐसी नियम आधारित व्यवस्था की स्थापना है जिसमें कोई देश मनमाने ढंग से व्यापार के मार्ग में बाधाएं खड़ी ना कर पाए। साथ ही इसका ध्येय सेवाओं के सृजन और व्यापार को प्रोत्साहन देना भी है, ठीक है, ताकि विश्व के संसाधनों का इष्टतम स्तर पर उपयोग हो और पर्यावरण पर भी संरक्षण हो सके। विश्व व्यापार संगठन की संधियों में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ाने हेतु इसमें वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं के विनिमय को भी स्थान दिया जाता है। तो हम द्विपक्षीय व्यापार करते हैं किसी एक देश के साथ मिल करके, और जब हम बहुपक्षीय व्यापार करते हैं कई देशों के साथ मिल करके, तो इसको भी जो है कौन बढ़ाता है, तो विश्व व्यापार संगठन बढ़ाता है। ऐसा सभी सदस्य देशों के प्रशुल्क और जो है प्रशुल्क अवरोधकों को हटाकर अपने बाजारों को सदस्य देशों के लिए खोलकर किया गया। विश्व व्यापार संगठन के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में भारत विकासशील देशों के हितों का संरक्षण करने हेतु न्यायपूर्ण विश्वसनीय व्यापार व्यवस्था के नियमों और सुरक्षात्मक व्यवस्थाओं की रचना में सक्रिय भागीदार रहा। भारत ने व्यापार के उदारीकरण की अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखा। इसके लिए उसने आयात पर से अनेक परिणात्मक प्रतिबंध हटा लिए। तो हमने यहाँ अपने उदारीकरण को अपनाया और हमने क्या किया, बहुत सारी चीज़ों से अपने आयात से क्या किया, प्रतिबंध हटा लिया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि हमारे यहाँ और प्रशुल्क दरों को हमने क्या किया, बहुत कम कर दिया, ठीक है। कुछ विद्वानों को आशंका है कि विश्व व्यापार संगठन में भारत की सदस्यता का कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग आलोचना करते हैं क्योंकि विश्व व्यापार का अधिकांश भाग तो विकसित देशों के बीच ही होता है। उसका यह भी मानना है कि विकसित देश अपने देशों में जहां किसी सब्सिडी दिए जाने को लेकर के शिकायत करते हैं, वहीं विकासशील देश अपने बाजारों को विकसित देशों के लिए खोले जाने को मजबूर करने को लेकर के छला हुआ महसूस करते हैं। तो विकसित देश ये कहते हैं कि विकासशील देशों की कि आप जो है अपना बाजार खोलिए, हम भी वहाँ व्यापार करेंगे। तो इससे विकासशील देशों का शोषण होता है, ठीक है। वह देश विकासशील देशों को अपने बाजारों में किसी न किसी बहाने प्रवेश कराने से रोकने का प्रयास भी करते हैं। तो जब विकासशील देश विकसित देश में अगर घुसने का प्रयास करते हैं तो रोक देते हैं, और विकसित देश हमेशा कहते हैं कि हम विकासशील देश में आकर के व्यापार करें, ठीक है। अब हम लोग निष्कर्ष देख लेते हैं। लिखा है उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों के माध्यम से वैश्वीकरण के भारत सहित अनेक देशों पर जो है सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़े। कुछ विद्वानों का विचार है कि वैश्वीकरण को एक सुअवसर की भांति देखा जाना चाहिए, क्योंकि विश्व बाजारों में बेहतर पहुंच तथा तकनीकी उन्नयन द्वारा विकासशील देशों के बड़े उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण बनाने का एक अवसर प्रदान कर रहा है, ठीक है। इसीलिए जो है नई नई तकनीकों को अपनाना और अपने देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था को जोड़ने की जरूरत है। दूसरी ओर आलोचकों का मानमत है कि वैश्वीकरण तो अमीर देशों द्वारा विकासशील देशों के आंतरिक बाजारों पर कब्जा करने की एक साजिश है। कुछ लोग ये कहते हैं कि वैश्वीकरण के बहाने विकसित देश क्या करते हैं, विकासशील देशों के बाजारों पर कब्जा कर रहे हैं। इनके अनुसार वैश्वीकरण से गरीब देशवासियों का कल्याण ही नहीं वरन उनकी पहचान भी खतरे में पड़ गई है। यह भी बताया जा रहा है कि बाजार प्रेरित वैश्वीकरण से विभिन्न देशों और जन समुदायों के बीच की खाई और विस्तृत हो रही है। तो इसके प्रति आरोप प्रत्यारोप दोनों लगते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में किए गए अनेक अध्ययनों का निष्कर्ष है कि भारत के 1990 का वित्तीय संकट उसकी आंतरिक संरचना में कई भीषण विषमताओं का ही परिणाम था। उस संकट के निदान के लिए बाहरी शक्तियों के परामर्श पर सरकार द्वारा प्रारंभ नीतियों ने उन विषमताओं को और भी गहन बना दिया। उन्होंने केवल उच्च आय वर्ग की आमदनी और उपभोग स्तर का उन्नयन किया गया तथा सारी समृद्धि कुछ गिने चुने क्षेत्रों तक ही सीमित रही। ये क्षेत्र कौन कौन है? दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त, मनोरंजन, पर्यटन और
परिचर्चा, सेवाएं, भवन निर्माण, व्यापार आदि तक, यहीं तक वो सीमित रहीं। कृषि विनिर्माण जैसे आधारभूत क्षेत्र जो देश के करोड़ों लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं, इन सुधारों को लाभान्वित नहीं कर पाई। तो कृषि को लाभ नहीं मिल पाया, विनिर्माण को लाभ नहीं मिल पाया, बाकी सेवा क्षेत्रों को खूब लाभ मिला, तो जो आज भी लाभ नहीं पा सके हैं। ठीक है, तो इस चीज़ में जितना, इस चैप्टर में जितना इंपॉर्टेंस था मैंने बता दिया है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि हमने क्या इसमें हमने सीखा है। ठीक है, तो हमने क्या इसमें तो लिखा है, भारतीय अर्थव्यवस्था को विदेशी विनिमय भंडार में कभी निर्यात में कमी के साथ आयात वृद्धि और उच्च मुद्रास्फीति की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। फलस्वरूप उत्पन्न वित्तीय संकट के निदान के लिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सहायता मांगने पर उसके दबाव के कारण भारत सरकार को 1991 में अपनी नीतियों के आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ा। तो हमने विश्व बैंक और मुद्रा कोष के दबाव में आकर के हमने उदारीकरण को अपनाया। आंतरिक दृष्टि से उद्योग और वित्तीय क्षेत्रों में व्यापक और दूरगामी सुधार आरंभ किए गए। बाह्य दृष्टि से प्रमुख सुधार विदेशी विनिमय विनियंत्रण में कमी और आयात उदारीकरण रहे। सार्वजनिक क्षेत्र की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए इसकी भूमिका को सीमित करने और इसमें निजी उद्यमियों को प्रवेश के अवसर प्रदान करने पर सहमति बनी। इस कार्य के लिए उदारीकरण और विनिवेश की नीतियां अपनाई गई। तो हमने उदारीकरण को अपनाया और विनिवेश अपनाया और सरकारी कंपनियों को बेचना शुरू कर दिया। वैश्वीकरण तो उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों का प्रत्यक्ष प्रभाव ही है। इसका अर्थ है कि आंतरिक अर्थव्यवस्था को शेष विश्व से और बेहतर जोड़ना। बाह्य प्रापण औद्योगिक और निवेश और सेवा क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण गतिविधि के रूप में उभर रही है। विश्व व्यापार संगठन का ध्येय ऐसी नियम आधारित विश्व व्यवस्था की रचना करना है जिसमें विश्व भर के संसाधनों का इष्टतम उपयोग संभव हो सके। सुधार काल में कृषि और उद्योगों की समृद्धि दर में कुछ गिरावट आई और सेवाओं में उछाल आया। तो हमारे यहाँ जब हमने सुधार किया 1991 में, तो कृषि और उद्योगों में गिरावट आई, लेकिन सेवा क्षेत्र में क्या आया, उछाल आया, जो आज भी जारी है। सुधारों से कृषि को लाभ नहीं पहुंचा और इस क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश में निश्चय ही कमी आई। औद्योगिक क्षेत्र में भी निवेश में कमी और सस्ते आयातों की बहुतायत के कारण शिथिलता आई। ठीक है, तो जो इस चैप्टर में महत्वपूर्ण चीज़ थे मैंने बता दिया है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन हम अलग से आप लोगों को करा देंगे। ओके, थैंक यू।